नमस्कार दोस्तों। एक खास मेहमान हमारे साथ आज सुबह सुबह टी और ब्रेकफास्ट पे आए हैं। शायद पहचानते होंगे आप, मेरे YouTube के दर्शक तो पहचानते ही होंगे और कई चैनल्स पर आपने इन्हें देखा होगा। और ये राजस्थान से आए हैं। अविनाश कल्ला इनका नाम है। आए तो किसी और काम से दिल्ली, लेकिन मुझे पता चला, मैंने कहा चलिए कुछ बातचीत भी की जाए, कुछ सत्संग, कुछ ज्ञानवर्धन कीजिए, क्योंकि सबकी दिलचस्पी अब चुनाव में है। और चुनाव जिस सूबे के रहने वाले हैं उस सूबे में भी दूसरे फेज में 26 तारीख को 13 सीटों पर चुनाव है, वोटिंग है। 12 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। और राजस्थान में वोटिंग परसेंटेज हर राज्य में गिरा है, राजस्थान में भी काफ़ी गिरा है। उसको लेकर तरह तरह के अनुमान कयास भी लग रहे हैं। और अविनाश जी की खास बात है, बहुत भटकते रहते हैं, बहुत घूमते हैं। इस बार भी अभी शायद 2 दिन पहले बाड़मेर में थे आप जी। परसों बाड़मेर से सीधा दिल्ली आए। बाड़मेर से दिल्ली आए। कहाँ बाड़मेर, कहाँ दिल्ली। बाड़मेर से दिल्ली आने में तो लगा वो कितना, 20 घंटे सर, करीब 17 घंटे। थोड़ा आवाज़ बढ़ाएंगे। 17 घंटे करीब। 17 घंटे तो बाड़मेर में थे। और बाड़मेर बहुत हॉट सीट है राजस्थान की, और इसके अलावा बहुत सारी हॉट सीट है। तो लगा कि चलो कुछ चर्चा की जाए। तो बाड़मेर में गर्मी तो यहाँ से ज़्यादा पड़ती होगी। काफ़ी ज़्यादा है सर, 44-45 दिन का पीक अगर आप डेजर्ट एरिया की तरफ जाए तो बहुत ज़्यादा है। और ऐसे भी राजस्थान में चूरू और झुंझुनू और जैसलमेर, बाड़मेर, ये सब कुछ इलाके हैं। वो तो बाड़मेर तो ऐसे भी रेतीला जो इलाका है, उसमें टेम्परेचर गर्मी में तो 50 डिग्री भी हो जाता है सर। 50 मतलब अभी भी हालत वैसे ही है। आप हिम्मत है इन सभी कैंडिडेट्स की जो इसमें कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो गर्मी तो मौसम की अभी चलो अप्रैल अभी मतलब बीतने वाला है, मई जून में और गर्मी होगी। लेकिन चुनावी गर्मी भी राजस्थान में इस बार बहुत अलग है। बहुत 2 सीटें जो राजस्थान का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा बढ़ा रहेगी इस सेकंड फेज़ में, वो है बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की सीट और बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीट। और दोनों ऐसे बताओ, मतलब सीट पर हम आते हैं। हाँ। ऐसे बताओ कि राजस्थान के चुनाव में 2019 और 2024 में क्या फ़र्क हो गया है? सर बहुत फ़र्क हो गया है। एक तो लोगों में उतना उत्साह नहीं दिखता, जो कि सभी जगह ट्रेंड है कि कहीं उत्साह नहीं है। और राजस्थान जहाँ माना जा रहा था कि सरकार आ गई, 2 बार 25-0 होगा, तो कहीं ऐसा लग रहा था रूलिंग पार्टी के पास कि 25-0 इज़ अ गिवन। पर इस बार नहीं है। इस बार राजस्थान में कांग्रेस भी उतनी एग्रेसिव नहीं होने के बावजूद 4 या 5 सीटों पे गेम बहुत टाइटली कंटेस्टेड है। और जिस तरह पहले फेज़ में वोटिंग गई है, कोई आश्चर्य नहीं होगा कि 3 से 5 ऐसी सीटें हो सकती है जो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से छिटक जाए। तो बिल्कुल शांत पड़े चुनाव में कुछ एलिमेंट्स ने रीजनल पॉकेट्स में इसको नेशनलिस्टिक की जगह रीजनल इलेक्शन बना दिया। ये खूबी रही राजस्थान की। अच्छा ये बताओ, पहले तो उस पर हम थोड़ा सीट पे आते हैं जी। एक चीज़ लगा कि जितना मैंने चुनाव कवर किया, 2022 का यूपी चुनाव किया, पश्चिम बंगाल 21 में गया, 20 में बिहार गया, हाल के दिनों में जब यूट्यूब पर हूँ तभी, अभी राजस्थान एमपी भी मैं गया, पार्टली एमपी बट राजस्थान का। जी। राजस्थान के चुनाव में आप करो उत्साह नहीं है, उस पर हम आगे आते हैं। रंग बहुत देखने को मिलता है राजस्थान। मुझे तो जैसे कहते इतना अच्छा लगा राजस्थान घूमना चुनाव के दौरान। भीड़, नामांकन में ज़बरदस्त भीड़, रैली नहीं रेला हो जाता है, हज़ारों गाड़ियाँ, हज़ारों लोग, और एकदम लगता है जो नामांकन है अपने आप में उत्सव की तरह होता है। तो चुनाव में भी राजस्थान में बाकी राज्यों की तुलना में थोड़ा उत्सव का माहौल ज़्यादा दिखता है, जो मुझे बाड़मेर में भी दिख रहा है, जो मुझे राजस्थान के अलग अलग इलाकों में भी दिख रहा है। ये जो आपने कलर कहा ना, ये हमारी जो डाइवर्सिटी है, जो हमारी डेमोग्राफिक्स है, उसकी खूबसूरती है। जहाँ बांसवाड़ा में मैं बात कर रहा था, वहाँ ग्रीन ट्राइबल वन का क्षेत्र ज़्यादा है। उस तरफ जाएंगे तो आपको पूरी हरियाली, नदी और ये दिखेगी। और जब आप बाड़मेर आते हैं तो थार, वो थार जो आपको हर तरह से टेस्ट करता है वो दिखता है। आप जयपुर आएंगे, आपको कॉस्मोपॉलिटन फील आएगा। उदयपुर और जोधपुर में एक अलग तरह का माहौल है। उदयपुर इज़ सिटी ऑफ लेक्स, पैलेसेस। जोधपुर में आपको अलग तरह का एक माहौल देखने को मिलता है। तो हर प्रांत की अपना एक अलग कलर और फ्लेवर है। और फिर हमारे टर्बन्स और जो परिधान है वो उसमें और रंग जोड़ देते हैं। हर इलाके की अलग पगड़ी, हर इलाके का अलग पहनावा, और जो बोली है, बोलते सब जगह राजस्थानी है, लेकिन हर एक का डायलेक्ट अलग है। तो ये जो विभिन्न आयाम है ये हमें बहुत कलरफुल बनाते हैं। और जब चुनाव होते हैं तो हर एक की एक सिग्निफिकेंस होती है और वो किस ढंग से उसे खेलते हैं। अविनाश कल्ला साहब का परिचय ये है कि वैसे अखबारों में रहे हैं, जो संस्थानिक
संस्थान हैं मीडिया के जो उससे जुड़े रहे हैं, लेकिन घूमते बहुत हैं। एक क्या है, राजस्थान बाय रोड, राज बाय रोड। राज बाय रोड। हाँ, ये शौकिया में हो गया अजीत सर। हाँ, जैसे आप निकलते हैं ना, तो 2018 में ऑफिस में बात हो रही थी, हम मित्र बैठे थे कि आम आदमी क्या सोचता है। तो मैंने कहा यार, हम एसी के कमरों में बैठ के ये नहीं पता लगा सकते। तो बात चली कि कैसे ढूंढा जाए। तो था कि सबसे आम आदमी रोडवेज की बस में ट्रैवल करता है, वो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है। तो तब एक सनक जची कि यार एक बार ट्रैवल करके देखा जाए रोडवेज में क्या होता है। तो 18 के विधानसभा चुनाव, 23 के विधानसभा चुनाव, मैंने पूरा प्रदेश करीब करीब रोड उसी रोडवेज की बस में बैठ के जो बगल में बैठता है उसकी कहानी सुन के समझा। गजब। तो एक ये है, और दूसरा कि चूंकि बाड़मेर का जिक्र हुआ जी, तो जैसलमेर बाड़मेर में गया हूँ, लेकिन एक टूरिस्ट के तौर पर गया। विधानसभा चुनाव में भी मैं जा नहीं पाया, बहुत दूर था और मुझे कई जगह जाना, हर जगह जाना मुमकिन नहीं हुआ, तो नहीं जा पाया। इस बार भी जिज्ञासा थी और बहुत हमारी बातचीत भी हुई थी कि सर वो एक सीट बड़ी कंटेस्ट में जा रही है। हाँ, रविंद्र भाटी वाले शिव, 4 कॉर्नर फाइट थी उस वक्त। जी। लेकिन इस बार भी देखिए अविनाश की राजस्थान में 25 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, 12 पर हो गए, 13 पे होने वाले हैं। लेकिन सबसे अधिक सोशल मीडिया में चर्चा है वो बाड़मेर सीट की है। बाड़मेर सीट की इसलिए है क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी जो शिव से निर्दलीय उम्मीदवार रहे, और ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही है रविंद्र सिंह भाटी के कैंपेन की। कल ही मैंने देखा दिनेश वोहरा, ट्विटर पे ही उनको जानता हूँ, शायद आज तक या तक डिजिटल प्लेटफॉर्म से, तो रविंद्र सिंह भाटी हेलीकॉप्टर से कैंपेन कर रहे हैं। उसमें हेलीकॉप्टर में उनका इंटरव्यू हो रहा है, हेलीकॉप्टर से लैंड करते हुए नीचे सैकड़ों गाड़ियों की एक कतारें हैं, और उसके बाद कोई मैदान है, उसमें हज़ारों लोग हैं। हेलीकॉप्टर से ऐसे हाथ वेव करते हुए हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है। तो ये तो बड़ा एक जलवा, आकर्षण और संसाधनों वाला एक बड़ा तगड़ा सा युवा नेता, 26-27 साल ही उम्र है। तो रविंद्र सिंह भाटी की क्या कहानी है? मैं मिला नहीं, मैंने एक बार फ़ोन से बात की थी, अभी वो दिल्ली आए थे, मुझे देर से पता चला जब वो लौट रहे थे। मैंने कॉल के बड़े बातचीत में बहुत विनम्र लगे मुझे, लेकिन मैं उस तरह से फॉर्मल बातचीत उस तरह से नहीं हुई। तो क्या है बाड़मेर में इतना खास बात और रविंद्र सिंह भाटी में? मैं आता हूं सर। जैसे हमने कहा, विधानसभा में जिस सीट पे रविंद्र चुनाव लड़े थे वहां पे चतुर्कोणीय मुकाबला था, 4 कॉर्नर फाइट हो गई थी। कांग्रेस पार्टी से रेबल खड़े हो गए थे, भारतीय जनता पार्टी से भी रेबल थे, रविंद्र सीट मांग रहे थे, 7 या 8 दिन की बीजेपी ज्वाइन करी, तो 4 कॉर्नर फाइट हुई, उसमें वो विजयी हुए। बाड़मेर की जो सीट, असेंबली की बात असेंबली की, हाँ। तो 4 कॉर्नर फाइट में शिव की विधानसभा रही जहां से रविंद्र आते हैं। तो एक छात्र नेता, हाँ, जो 3-3.5 साल पहले तक स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आया था, उसने यकायक एलिवेट किया और उसने वो एक पब्लिक इमेजिनेशन कैप्चर करी। इन 3-3.5 साल में उन्होंने अपनी एक सोशल मीडिया पे बड़ी स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग करी, जो कट अक्रॉस करती है यंगस्टर्स में और जेंडर में। अब जब ये मुकाबला आया तो ट्रेडिशनली यहाँ जाट जीतता है अधिकतर। जसवंत सिंह जी और मानवेंद्र सिंह की अपवाद हटाए तो स्ट्रांगली अभी एक जाट वर्सेस राजपूत का ये एक इलाका इस तरफ फाइट में रहता है। तो केंद्रीय मंत्री है कैलाश चौधरी, वो रीनॉमिनेट हुए, पहली लिस्ट में उनका नाम आया। और कांग्रेस ने उमेदाराम बेनीवाल जो आरएलपी से आए थे, वो भी जाट है, और जिन्होंने बायतू में हरीश चौधरी के सामने चुनाव लड़े हैं, वो बड़े नाटकीय ढंग से, जिस तरह पॉलिटिक्स मूव करती है उससे अंदर आए, और अब हरीश उनके लिए कैंपेन कर रहे हैं। तो जब 2 जाट, और जिनकी वोटिंग परसेंटेज अगर हम ट्रेडिशनल माइंडसेट से बोले अजीत सर, तो करीब 18-19% जाट है, 13.5% के करीब राजपूत वोट है। तो ये 2 डोमिनेटिंग कास्ट है। उसके बाद आता है 8.5 से 9% के करीब मुसलमान वोट, जिस पे नजरें हैं। तो ये 3 फाइट हुई। तो रविंद्र सिंह भाटी ने एक अपॉर्चुनिटी सेंस करी कि अगर दोनों पार्टियों से जाट है, तो मैं अगर एक अपना वोट बैंक कंसोलिडेट कर लूँ तो मेरा यहाँ मौका बनता है, और हारने को कुछ है नहीं क्योंकि विधायकी जाती नहीं है। उन्होंने एक सोचा समझा मूव लिया, और इस क्षेत्र में जाट राजपूत हमेशा से रहा है। जसवंत सिंह जी का वो फेमस चुनाव जब वो 2014 में हार गए थे, उसके बाद उनकी कम्युनिटी को लगा कि ये हमारा मौका है टू रिडीम आवरसेल्व्स, तो उसमें वो आए और ये कलर इतना फैल गया। अब एक और बड़ी कमाल की बात जो हम पहले बात कर रहे थे, मैं कहता हूँ, वो एक कहावत है ना सर, शेक्सपियर की लाइन है शायद, अगर मैं सही कोट कर रहा हूँ तो शेक्सपियर को मॉडिफाई जो कहा जाता है, पॉलिटिक्स मेक्स स्ट्रेंज बेड फेलोज। यार बाड़मेर में इट डजंट मेक बेड फेलोज बट इट ऑल्सो मेक डांसिंग फेलोज। तो जिस तरह से उमेदाराम और ये कट्टर विरोधी रहे, कैलाश चौधरी और हरीश चौधरी फाइट रही, अब ये साथ नाच रहे। और नाच क्यों रहे हैं?
क्योंकि मेरे हिसाब से वहाँ की जो राजनीति में एक स्टेटस को था कि सारे स्थापित नेता हैं, सामंजस्य है, कभी इनका नंबर कभी उनका नंबर, एवरीथिंग गोज। एक नया इंडिपेंडेंट आके वो स्टेटस को चैलेंज कर रहा है। अच्छा सुनिए, मैं वो चूंकि उमेदा राम, कैलाश चौधरी, ये सब बातें जी। बहुत, थोड़ी मेरी दिलचस्पी रविंद्र भाटी में रविंद्र, मैं ज्यादा, आपको उसी पे आ रहा था। तो थोड़ा जैसे मेरी क्यूरियोसिटी हुई कल कि हेलीकॉप्टर से घूम रहा है। जी। पहले मैं ट्विटर पे इस पे देखता था कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियां, डिफेंडर और ये, उसको लेकर कुछ कुछ इंटरव्यू देते हैं कि लोग, जनता लड़ रही है, जनता लड़ रही है। अभी कल भी वो यही कह रहे थे, जनता लड़ रही है, जनता ने कमान संभाल ली। लेकिन जनता ने संभाल ली, ठीक है, लेकिन ये रविंद्र सिंह भाटी का अचानक इतना इमरजेंस सर, और उनके पीछे इतनी ताकत, जिसमें संसाधन भी है, जिसमें जनता भी है, और इतना बड़ा चैलेंजर की तरह आ जाना, इसको थोड़ा डिकोड कीजिए, इसको समझना चाहूँ कि बाड़मेर से आप आए हो, बहुत कुछ छिटपुट देख रहा हूं मैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आप डिकोड की बात कह रहे हैं ना, इसमें कई आता है कि वैक्यूम में एक बड़ा तबका है, जो मैंने आपको कहा कि पॉलिटिक्स बहुत स्टेटस कोइस्ट हो गई थी, कभी ये कभी वो, लोग उनमें फंस जाते हैं। और आप पूरा कैंपेन देख लीजिए, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पे कोई बड़े आरोप नहीं जड़ रही है, भाजपा भी कांग्रेस पे कुछ नहीं कह रहे, दोनों मिलके इस नए चैलेंजर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो लड़का आया, जो ये आप कम्युनिटी की बात कर रहे हैं सर, हम भी सुनते थे, एक फील किया गया। जब मैं बाड़मेर जा रहा था तो मेरे एक मित्र है वैभव पुरोहित, वो भी साथ थे। तो जो ट्रेन में अटेंडेंट आया ना, उसने बातचीत सुनी और पूछा कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने कहा बाड़मेर जा रहे हैं। उसने बोला अरे वहाँ तो रविंद्र जीतेगा। पूछ क्यों जीतेगा? उसने कहा इसलिए जीतेगा क्योंकि मैं वोट देने जाऊंगा, छुट्टी लेके जाऊंगा। हाँ, इसी में बीच में याद है, रविंद्र सिंह भाटी चेन्नई चले गए रैली करने। जी। वो गुजरात में सूरत या कहीं चले गए रैली करने, बॉम्बे चले गए, जितने प्रवासी राजस्थानी है उनको इनवाइट करने। और देख रहा हूँ चेन्नई में या सूरत में भी जबरदस्त भीड़ हो रही है सडनली। सर भीड़ इसलिए हो रही है, एक तो पर्सनालिटी का करिश्मा होता है, और जब वॉइड होता है ना सर, जब वैक्यूम होता है, आप देखिए कितनों की नई इमरजेंसी हुई है, आपने विधानसभा भी देखी, वही पुराने चेहरे रिपीट होते हैं। तो उस एरिया में मेरे ख्याल से एक ऑप्शन था, और वो इस लड़के ने कैप्चर किया। बोलने में मुखर है, इमेजिनेशन कैप्चर करी, बोलने में काइंड ऑफ लीडर, बोलने में मुखर है। कई चीज़ों में जब आता है वो बोलते अपनी खुद की भाषा में है। हाँ। अपनी लोकल जो राजस्थानी का डायलेक्ट है। दिल्ली भी आए, कई स्टूडियोज में इंटरव्यू दिए, लेकिन बोला उन्होंने। हाँ, तो जैसे मैं ट्विटर पे कई बार देखता हूँ, मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आती, अंदाजा लगाता हूँ जी, लेकिन पता नहीं एक उसमें ऐसा फ्लेवर दिखता है कि लगता है सुने यार, इसमें आपको और सर्टेन लेवल ऑफ ऑनेस्टी दिखती है, लगता है यंग है, फ्रेश है, तो इसको सुनते हैं क्या बोल रहा है। उस चक्कर में मुझे लगता है हाल के दिनों में सबसे अधिक टुकड़े जो छोटे छोटे रविंद्र के ही सुने हैं मैंने। सो द स्लेट इज क्लीन, अभी उस पर कुछ है नहीं। 4 ही महीने हुए हैं सक्रिय राजनीति में आए हुए, तो बहुत बड़ा बैगेज नहीं है। इंडिपेंडेंट है तो वो जैसे कहते हैं पैरों में साकल नहीं बंधी हुई, पार्टी लाइन से नहीं बंधा हुआ हूँ। तो जो वो लोग बोलना चाहते हैं, वो जो एस्पिरेशन है, वो लड़का कैप्चर करता है। फिर सॉफ्ट स्पोकन है, तो आप देखिए जो मारवाड़ की शैली है, मूलतः हमारे यहाँ लोग आक्रामक नहीं होते, तो बात करने का लहजा क्लिक करता है। और बहुत दिनों बाद अब आप देखिए, आपने सोशल मीडिया की बात करी, अब आप कईयों को देखेंगे एक वोग बन गया है कि अपनी लोकल डायलेक्ट में बोले, क्योंकि ये लड़का ट्रैक्शन ला रहा है। तो अब आप देखिए दूसरे नेता जो इनके कंटेम्प्रेरीज है, अब वो भी भाषण अपनी लोकल भाषा में दे रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री भी अब भाषा अपनी बदल रहे हैं। तो मुझे लगता है वो एक चीज़ इन्होंने कैप्चर करी है। और एक मेक बिलीव की पॉसिबिलिटी होती है सर, कि अगर ये कर सकता है, वो साधारण परिवार से आते, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, पिता उनके अभी भी टीचर है। नहीं, अब ये बताओ, फिर भी मेरे उस सवाल अब आपका सवाल का जवाब, आपने कहा कैसे, तो जब मैं वहाँ घूमा तो कई बैठकों में लोग बैठते, उन्होंने कहा भैया इतनी जो आपने नामांकन रैली की बात करी, तो उन्होंने कहा, कई लोग मिले जिन्होंने कहा हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए लोकली, जिसमें हमने पूल भी किया, अपनी तरफ से पैसा डाला और पैसा इकट्ठा करके हम रैली में आए, हमें किसी संसाधन की जरूरत नहीं, ये जीतेगा। एक उन्होंने और आइडेंटिफाई किया महिला वोट बैंक, जो महिलाओं का वोट बैंक है। नहीं, अभी 1 मिनट रुकना, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। हाँ। जैसे ये बहुत कई लोग फिर ऐसे वीडियोस को, जो प्रतिद्वंदी है वो कह देते रील वाले नेता है। हाँ। बट वही प्रतिद्वंदी इसी रील को कॉपी करता है। हेलीकॉप्टर से नीचे उतर रहा है, यंग लीडर, 26 साल, यहाँ नहीं, एवरी कैंपेन इज अ गुड स्टोरी। यू नो, अगर आपकी स्टोरी अच्छी है कि कहीं से नहीं आया हुआ लड़का, आज मैं और आप भी तो यही बात कर रहे हैं ना,
तो वो एक स्टोरी बहुत अच्छी है। और रिसोर्स सर, फिर जो मैंने कहा, ये इलेक्शन एक कम्युनिटी का इलेक्शन हो गया, तो दोनों कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं वो अपने अपने कैंडिडेट्स पे पूरा दम झोंक रहे हैं। नहीं, फिर भी सर लोग फंड करते हैं, इस कम्युनिटी बातचीत फंड के दो हिस्से हैं। अभी मैं जानबूझकर थोड़ा रविंद्र भाटी पर बात करूं और उसके बाद फिर मैं बाकी 25 सीटों पर बात करूंगा दूसरे हिस्से में। लेकिन चूंकि देखिए, बाहर का आदमी, जैसे मैं दिल्ली में बैठा हूं, एनसीआर में हूं, मैंने रविंद्र भाटी का जिक्र आपसे भी सुना था जब चुनाव हो रहे थे, राजस्थान चुनाव के विधानसभा के दौरान। आप बार बार बोलते थे कि रविंद्र भाटी है जो शिव से इंडिपेंडेंट लड़ रहा है, अगर उसको जोधपुर में लड़ा दिया जाए, कुछ इस तरह की बात करें। तो छिटपुट में देख रहा था, सडनली देखना शुरू किया, अरे यार ये लड़का यंग सा है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहा, फिर उसके बाद स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आया, उसके बाद यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट रहा, शायद छात्र संगठन का प्रेसिडेंट रहा, और उसके बाद सीधे बहुत, मतलब कुल जमा उसका बहुत कम दिनों का पॉलिटिकल करियर है। मैंने आपको कहा ना, लोकसभा से पहले 4 महीने पुरानी, 4 महीने पुराना। अब बात यह है कि मैं अभी भी ये समझना चाह रहा हूँ, रिसोर्स देखिए, वो कहते हैं कि जनता देती है, जनता देती भी होगी और जनता देती भी है, जनता जिसको, हाँ, लेकिन फिर भी ये सवाल है, वो रिसोर्स कहाँ से आ रहा है, क्या आदमी स्वतः स्फूर्त दे रहा है? सर देखिए, खाली एक इंडिपेंडेंट पे रिसोर्स पूछना, मुझे लगता है हम उस कैंडिडेट की कैनवसिंग पे वो क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं। नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहे, मैं इसलिए मैं किस उम्मीद में इतना रिसोर्स, मैं ये कह रहा हूँ, कौन लोग इतना रिसोर्स, क्योंकि देखिए सामने वाले भी वही रिसोर्स डाल रहे हैं। सो मैंने आपको जब कहा, कम्युनिटी जो लीडर्स होते हैं, जो पंच प्रधान, जो प्रधानी करते हैं, जिनको अब वो डोमिनेंस चाहिए उस एरिया में, तो वो लोग इन कैंपेन्स को सपोर्ट करते हैं, और शायद उनको अपने मान स्वाभिमान का प्रतीक रविंद्र को बनाया होगा, दिख रहा है उन्होंने। ये फैक्टर होगा कास्ट का जो बड़ा है। आप ये देखिए, जसवंत सिंह जी जो उस एरिया की पहचान थे, राजपूत लीडर थे, हालांकि ही वाज नॉट, जिनका बेटा मानवेंद्र, जसवंत सिंह खुद चुनाव हार गए 2014 में, जो कि टॉलेस्ट लीडर थे। तो वो एक कहीं ना कहीं लगता है कम्युनिटी में एक टीस है कि यार ये हमारा मोमेंट ऑफ रिवाइवल, तो इसलिए मान सम्मान के प्रतीक के तौर पर रविंद्र को देखा जा रहा है सर। इसलिए पूरा जो, और ये जो वोटिंग होगी आप देखिएगा, बाकी हमने आंकड़े देखे कि 60%, 62%, 54% इतनी गिर गई। मुझे अनुमान है बाड़मेर में ये आंकड़ा 70 पार करेगा इस भीषण गर्मी के बावजूद। अब जैसे मैं ये भी देख रहा हूँ कि ऐसा, सर मैं एक रैली में गया, जब मैं बाड़मेर था, तो मैंने कोशिश की कि मिला जाए, तो एक जगह देखी, उसने वीडियो पोस्ट किया, करीब 2 बजे के करीब एक कोई देवासी समाज, रात को 2 बजे भी लोग उसे देखने और सुनने के लिए वेट कर रहे हैं। तो एक लगता है ऐसा क्या एनिग्मा है, जैसे आपने भी कहा ना, एक एनिग्मा है, एक स्टोरी वीव करिए कि इस लड़के में ऐसा क्या है। तो मुझे लगता है वही एक चीज है। और जो एनर्जी दिखती है सर, वो 25 साल का आदमी कहता है ये कर सकता है, तो मेरा भी नंबर करंट दिखता है। जब वो हजारों लोगों के बीच में अचानक रविंद्र भाटी आता है तो करंट दिखता है। सर एक मैं हमेशा कहता हूँ, सारी बहुत सिंपल बात है कि चुनाव बहुत इंटेंस होगा, हम उस पर बाद में बात करेंगे, कास्ट रैली करेगी, पर रेयरली आप एक कैंडिडेट देखते हैं जो लोगों की इमेजिनेशन कैप्चर कर जाता है, ज़बान पे जिसका नाम चढ़ जाता है। कई लोग हैं, जिस ऑटो में हम बैठे, दोनों साथी हम बैठे, उसने पूरा पेंट करा रखा था ऑटो रविंद्र भाटी के ऊपर। किसने करा? मैंने खुद से किया है। क्यों? मैं वोट दूंगा। ये जो छोटा छोटा पार्टिसिपेशन लोग करते हैं, मुझे लगता है कि ये एक ट्रेडिशनल मोल्ड तोड़ता है। और ये एक और बात है, अंदर खाने में दोनों दल के जो युवा नेता है वो कहते हैं ये लड़के को सक्सेस मिलनी चाहिए, शायद तभी हमारा नंबर आएगा। हाँ, अब ये बताओ, अब जैसे अगर हम देखें, मैंने जो देखा उमेदा राम की भी जो सभाएं हैं उसमें भी भीड़ बहुत रही काफ़ी, तो उनकी कम्युनिटी का वोट वैसे भी ज़्यादा है। एक मैंने देखा शायद देर शाम की कोई सभा है, उसमें मोबाइल की लाइट लगा के, और उसके बाद उसमें भी हज़ारों लोग दिख रहे हैं सर। कुछ और ऐसी सभाएं दिख रही, ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा रंग अभी जितना देखा, मैं भी माफ़ करिए, राजस्थान में और भी बहुत जगह होगा, लेकिन एक अलग रंग दिख रहा है बाड़मेर में। मतलब मैं अफसोस जता रहा हूं कि मैं जा नहीं पाया, अब वक्त भी कम है, जाना इतनी दूर, आना, और 26 को चुनाव, मुझे बाड़मेर को लगता है मिस कर गया यार, मिस कर गए। एक लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी थी बाड़मेर को देखना। बाड़मेर इस बार के जो भी पंडित हैं उनके लिए मैं भी एक मिस कर गया। बाड़मेर के तो जरूर गया, बांसवाड़ा में भी नहीं जा पाया। ये दोनों इतने कलरफुल इलेक्शन है। आपने ये उमेदा राम जी की बात कही, उमेदा राम जी बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन है, 2 बार लड़े, और इस बार तो सिर्फ वो बैलेट पेपर्स की काउंटिंग में कुछ 1000 वोट से कम में हार गए चुनाव। तो सीजन्ड कैंपेनर है, उनको ये दिख रहा है मेरा लास्ट चांस है। तो जितना बीजेपी से आए, नहीं, हनुमान बेनीवाल की पार्टी से कांग्रेस में ट्रांसफर हुए। कहानियां ये भी चलती है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो सीट फंसी हुई थी, तो कांग्रेस से जो दिग्गज नेता है वो नहीं लड़ना चाह रहे थे, तो ये एक इजी स्केपगोट अरेंजमेंट। अच्छा, ऐसे देखिए, जैसलमेर बाड़मेर में शायद 8 सीटें हैं विधानसभा की,
उसमें मेरे ख्याल से जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा, ये रीजन काउंट हाँ किया जाता है। मतलब 8 सीटें, उसमें शायद बीजेपी ज्यादा जीती विधानसभा में, 5 या 6, 5 कांग्रेस के पास एक और 2 निर्दलीय, एक निर्दलीय, प्रियंका चौधरी एक और एक शिव से ही है। हाँ? प्रियंका चौधरी। तो उस हिसाब से देखें तो बीजेपी का होल्ड है। मैंने आपको कहा ना, अंक गणित ये कहता है। हाँ, पर चुनाव विधानसभा हमेशा देखें, लोकसभा देखें तो 2 बार कैलाश चौधरी जीते, उसके पहले 60 साल तक कांग्रेस का होल्ड रहा। लेकिन मैं कहीं देख रहा था निर्दलीय बाड़मेर से 67 में कोई जीता था, मतलब 60 साल से कोई निर्दलीय नहीं जीता, 67 या उससे पहले 67 या कुछ, हाँ मतलब 50 साल से कोई निर्दलीय नहीं जीता है, 50, 55, 60 साल से शायद। तो एक इंडिपेंडेंट रविंद्र भाटी को जीत की दिशा में देख रहे हैं। अगर मैं अब सीधे समझने की कोशिश करूं, क्या ये ट्रायंगुलर फाइट देख रहे हैं रविंद्र भाटी, कैलाश चौधरी जो केंद्रीय मंत्री हैं और उमेदाराम जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, और इसमें रेस में अभी कौन आगे दिख रहा है? सर ऑनेस्ट असेसमेंट ये है, ये बिल्कुल ट्रायंगुलर फाइट है। हाँ। जैसे मैंने कहा, कास्ट डोमिनेंस की फाइट है। अभी अगर देखा जाए तो मुकाबला उमेदाराम और रविंद्र सिंह भाटी में है। कैलाश चौधरी इस कैंपेन और इस हो हल्ले में बहुत पीछे रह गए, और इसीलिए कहा जाता है चुनाव हमेशा अंक गणित नहीं होता। अगर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का कैंपेन की लाइन हो, डांस ऑफ डेमोक्रेसी होता ही है। कोई भी सिकंदर कहीं से निकल के आ सकता है। तो इस सीट पे तो मुकाबला, जितना मैं ग्राउंड पे देख के आया हूँ, इन 2 में ही है। मतलब आप कह रहे हैं मुकाबला वहां रविंद्र भाटी और उमेदाराम में। कैलाश चौधरी आप उनके खुद के कैंपेन स्पीचेस में देख लीजिए, वो 1-2 आरोप लगाते हैं रविंद्र भाटी पर और उसके अलावा शांत है। अब भारतीय जनता पार्टी चूंकि बड़ी पार्टी है, साख है, प्रधानमंत्री आए, अब खली बाड़मेर में आके वोट मांग रहे हैं, कुछ खली भी वोट मांग रहे हैं। सर, तो मतलब उसको लेकर भी कभी कभी लगता है सर, ये जिस तरह के लोग भेजते हैं ना, है। उससे लगता है आप लोगों को बिल्कुल फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। अच्छा, बीजेपी आप के ये लिए देखिए, खली मांग रहे आपने भी जो पॉइंट आउट किया वापस कि उमेदाराम की रैलीज भी इक्वली स्ट्रांग दिख रही है। आपने कैलाश चौधरी की रैलीज हो रही है बड़ी, प्रधानमंत्री आए, पर उस तरह का करंट नहीं दिख रहा। इन दोनों को लेके लोग वोकल है, ये दोनों एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। तो ये जाट वर्सेस राजपूत जो फाइट है, राइवलरी, उस पर दिख रही है। और उसमें जो हरीश चौधरी जो उमेदाराम के खिलाफ थे, वो भी वहाँ पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, उसको लेकर भी लोग वही तो मैंने बेड फेलोज कहा था, पॉलिटिक्स मेक स्ट्रेंज बेड फेलोज एंड नाउ डांस फेलोज। सो इट्स नॉट अबाउट इवन हरीश चौधरी। आप देखिए हेमाराम जी जो वहां से और सीनियर है, उनकी भी अपनी एक डोमिनेंस है वो पिछले, पर अब ये बात कम्युनिटी की आ गई है, तो इसलिए वो तो ये लड़ाई आप मान लो जाट वर्सेस राजपूत है। बिल्कुल जाट वर्सेस राजपूत है। और उसमें भी इसलिए चांस दिखता है कि जाटों के 2 कैंडिडेट खड़े हुए। जाट वोट क्या स्प्लिट होगा या एक तरफा एक की तरफ चला जाएगा? अभी ऐसा लग रहा है मेजॉरिटी ऑफ जाट वोट विल गो टू उमेदाराम। एक और बात बताता हूँ सर, हमारे एक मित्र है अरविंद चोटिया, आप और मैं दोनों उनसे वाकिफ हैं। कल उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि एक नेताजी का फ़ोन आया, नाम नहीं बताया उन्होंने कहा ये रैली और कैंपेन इतना बड़ा हो गया है कि अब कॉफर्स खाली हो गए, इतना महंगा और इतना इंटेंस चुनाव नहीं लड़ा। अब ये जितनी बार सुनता हूँ लगता काश मैं बाड़मेर में होता। तो ये बताओ, फिर भी मेरी जिज्ञासा रविंद्र भाटी में थोड़ी ज्यादा है। आप तो क्या है उसका कैंपेन स्टाइल है? जैसे लोग बताते 2 बजे, 1 किसी दिल्ली के पत्रकार ने उसके लिए लाइन यूज करी थी कि बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड केओस है। अच्छा, अनऑर्गेनाइज्ड केओस है, बट उसमें एक वो चलता रहता है, वो समाहित कर जाता है। कई लोग जो मुझसे मिले, बात हुई, 2-2.5 घंटे चेज करना पड़ता है कैंडिडेट को, तब आप मिल पाते हैं, क्योंकि क्षेत्र इतना बड़ा है। हाँ, एक जगह तो बाड़मेर बहुत बड़ा क्षेत्र है, अगर भौगोलिक तौर पर देखें तो बहुत बड़ा इलाका, बहुत बड़ी लोकसभा है। तो लोगों को चेस करना पड़ रहा है कैंडिडेट को, वो भी इंडिपेंडेंट, कोई बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल कैंडिडेट हो तो आए। तो उससे दिखता है कि एक अच्छा, लोगों को लग रहा होगा कि बाड़मेर, अच्छा, हर कैंपेन पे आप देखिए खाली रविंद्र सिंह पे नहीं जा रही, अगर किसी बड़े नेता से भी कोई बात कर रहा है ना, उसमें घूम फिर के एक न एक प्रश्न रविंद्र सिंह भाटी पे आ जा रहा है। चाहे वो गोविंद सिंह डोटासरा का इंटरव्यू हो, चाहे वो कैलाश जी का इंटरव्यू हो, किसी का भी हो, लोग रविंद्र भाटी पे एक कमेंट उनसे मांग ही लेते। चाहे राजेंद्र राठौड़ से इंटरव्यू करे, राजस्थान के किसी बड़े नेता का इंटरव्यू कोई पत्रकार करे तो रविंद्र सिंह भाटी का मेंशन आता ही आता। और मैं तो कहूँगा, मैंने कहा जैसा कि मैं एनसीआर में रहता हूँ, लेकिन अगर मैं कहूं कि एक किसी चुनाव में मेरी सबसे अधिक दिलचस्पी है, सबसे अधिक, बड़े नेताओं को छोड़िए, बड़े नेता दिग्गज कौन कहाँ हैं वो अलग बात है, बट एक चुनाव में सबसे अधिक दिलचस्पी हो वो रविंद्र सिंह भाटी हैं, और दूसरे में दिलचस्पी है राजकुमार रोत, वो भी एक दिलचस्प कैरेक्टर, बिल्कुल आदिवासी समाज के युवा, दूसरी बार विधायक बने, 2018 में जीते,
और 2022 में जीते, और वो भी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और कांग्रेस ने सपोर्ट किया कि उसमें एक खेल हुआ कि कांग्रेस कैंडिडेट ने सिंबल वापस नहीं लिया, तो वो एक थोड़ा कांग्रेस कैंडिडेट ने नॉमिनेशन वापस नहीं लिया। हाँ, नॉमिनेशन, माफ करें, नॉमिनेशन वापस नहीं लिया, तो सिंबल छप के आ जाएगा उसमें। वो बैलेट पेपर पे है, पर पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया। लेकिन बांसवाड़ा भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, बांसवाड़ा ट्राइबल एरिया। हाँ बिल्कुल। तो राजकुमार रोत भी यंग सा युवा, हालांकि मैं कहूँगा कि ऐसे युवाओं को, चाहे जिस भी विचारधारा के हों, जिस भी पार्टी के हों, उनको संसद पहुंचना चाहिए, क्योंकि एकदम बेदाग छवि है, नई सोच है, अलग किस्म की चेतना है। ऐसे लोग, ऐसी आवाज़ संसद में आनी चाहिए। हाँ, अब राजकुमार रोत। सर, राजकुमार रोत पे आऊँ उससे पहले कमलेश सिंह जी हैं, उन्होंने रविंद्र की भाटी पे एक लाइन, रविंद्र भाटी की एक पोस्ट पे लाइन डाली थी कि जब लोगों को दूसरे एस्टेब्लिश सेटअप में नाम नहीं दिखते तो वो अपना नया नाम खुद ही तैयार करते हैं। और मैंने भी इस पे कमेंट किया था, तो मैंने कहा था दी एक्सूबरेंस ऑफ यूथ एंड दी एरोगेंस ऑफ यूथ। एरोगेंस में इसलिए कहता हूँ, राजकुमार 31 वर्ष के हैं, रविंद्र 26 वर्ष के हैं, तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। वो एक बार विधायक पहले, दूसरी बार के विधायक हैं, ये पहले। ये इतने अपने कॉन्फिडेंस को लेके सिक्योर होते हैं कि हमें वो एरोगेंस दिखती है, पर वो लोग अपने ग्राउंड पे बहुत श्योर होते हैं। मुझे एरोगेंस नहीं दिखी। मैं राजकुमार रोत का 2-3 इंटरव्यू देखा मैंने। नहीं, मैं एरोगेंस ऑफ यूथ क्यों कहता हूँ कि जो एस्टैब्लिश नॉर्म्स है, हाँ, वो उसे नहीं मानते। नहीं मानना भी चाहिए। हाँ, क्यों मानना चाहिए? वो सेल्फ मेड आदमी है। सर, बड़े कोई बीजेपी कांग्रेस को चुनौती देकर, चैलेंजर बनकर, बड़े बड़े दिग्गज के सामने चुनाव लड़कर जीता है, तो उसमें होना भी चाहिए। हाँ, तो वो मैं कहता हूँ, तो उनकी जो एक्सूबरेंस है, मतलब पावर और कॉन्फिडेंस है, मेरी से आधी से भी कम उम्र का रविंद्र भाटी है, लेकिन उसको मैं उसको बड़ा एक यूथ के लिए। हाँ, राजकुमार का बहुत स्ट्रांग होल्ड है। और एक बहुत अच्छा किस्सा मेरे मित्र सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि जब वो पहली बार 18 में बांसवाड़ा गए, तो उन्होंने रीच आउट किया, जैसे हम करते, तो उनके पास आए राजकुमार रोत मिलने। कोई एक लड़का आया मिलने, तो वो स्प्लेंडर बाइक पे, स्प्लेंडर से उस समय घुमा करते, टी-शर्ट और चप्पल में, सर पे वो गमछा बांध के। तो जब आए वहाँ, तो उन्होंने पूछा, भाई ये अमुक रिपोर्टर कहाँ है? तो उन्होंने कहा, जी मैं हूँ। तो आप कौन? कि वो राजकुमार रोत से आपने बात की? हाँ, मिलना था। कि मैं ही राजकुमार। हाँ, मैंने सुना किसी वो अभिनव से सुना होगा आपने। नहीं, मैं किसी और में भी सुना। मुझे लगता है जितेश जेठानंदानी का इंटरव्यू आज सुबह देखा था, उस पे होंगे। तो ये राजकुमार रोत है सर, जो बाइक पे था। इस विधानसभा में उनके 3 उम्मीदवार जीत के आए, 10 सीटों पे उनका एक प्रभाव रहा। उनकी अपनी एक ट्राइबल्स को लेके विचारधारा है, जिसमें वो बहुत मुखर होते हैं। आप उनका भी कैंपेन स्टाइल देखिए सर। ये जो युवा है ट्राइबल, उनका औजार ये मोबाइल है। राजकुमार रोत तक इतना मीडिया नहीं पहुंचा। मैं हमेशा कहता हूँ टिरेनी ऑफ डिस्टेंस, जो फ्रेज राजदीप। तो ये दूसरी सीट जो राजस्थान की है, बांसवाड़ा, एक तो उसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत मुश्किल है, जिसमें मेरी बहुत दिलचस्पी है। मतलब जब नतीजे आ रहे होंगे सर, आप इन 2 सीटों पे बिल्कुल नजर गड़ा 4 तारीख को, तो मैं इन 2 पर खास तौर से मेरी नजर होगी। हाँ, अब और उसमें विपरीत हो रहा है कि राजकुमार उतने संसाधन नहीं जुटा पा रहे जितना वो कह रहे हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री पे सीधा हमला करने से नहीं रुकते। अभी जो उन्होंने कमेंट दिया, एक और एक बहुत बड़ा बांसवाड़ा में ही प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ है, जिस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने ये सब कह दिया, मुसलमान घुसपैठिए हैं और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले हैं, जिन्हें कांग्रेस आपसे आपकी संपत्ति छीनकर जिन्हें दे दी, कि बांसवाड़ा में ही भाषण। उनका जो कैंपेन स्टाइल है वो बहुत ही मोबाइल सेंट्रिक है। उनकी छोटी छोटी यूनिट्स हैं, वो मीडिया और इनसे बहुत दूर रहते हैं। राजकुमार तक जो इंटरव्यू लेने भी पहुंचे, अभिनव भी गया, तो जहाँ बाकी अभिनव के इंटरव्यूज 1 घंटे लंबे थे, राजकुमार का सिर्फ 20 मिनट था। उसने कहा मेरे पास समय नहीं है उनसे मिलना, एक्सेस करना, और वो एरिया भी बहुत दूर है, वहाँ की कनेक्टिविटी और वो है। पर उन लोगों का कैंपेन जब पूछा और लोगों से, स्थानीयों से बात करी, तो उनका छोटे छोटे युवा लड़के हैं जो व्हाट्सएप पे अपनी बातें, मैसेजेस, वीडियोस वहीं सर्कुलेट कर रहे हैं, और वही उनकी ताकत है। उसने बोला सर कि महेंद्रजीत मालवीय जो कांग्रेस से इंपोर्ट किए हुए नेता हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ 400 का दावा करने वाली पार्टी 25 कैंडिडेट भी पूरे राजस्थान में नहीं ढूंढ पाई, बांसवाड़ा में इंपोर्टेड कैंडिडेट लाना पड़ा। तो वो सारे संसाधन जुटा रहे हैं। वो पहले मंत्री रह चुके हैं, वो हेलीकॉप्टर से, और राजकुमार अभी भी अपनी बाइक और जन रैलीज में। तो अभी जैसे बांसवाड़ा में क्या लग रहा है आपको? महेंद्रजीत मालवीय बीजेपी से हैं, हाँ जी, और कांग्रेस गठबंधन के राजकुमार रोत हैं। वो तो थोड़ी गड़बड़ हो गई गठबंधन में। हाँ, उससे थोड़ा सा राजकुमार के मोमेंटम और वोट की तरफ नुकसान होगा, क्योंकि वो कैंडिडेट भले कांग्रेस से निष्कासित हो, लेकिन वो बैलेट पेपर पे हैं। लेकिन
इन सब के बावजूद उसने अपनी एक जो पहचान बनाई, और उसकी जो वो ट्राइबल पिच की अपील है, वो जो कहते हैं मैं ट्राइबल लैंड की मांग करता हूँ, ट्राइबल इश्यूज होगा, वो मुखर है। वो अपनी विचारधारा जो कहते हैं, कई लोग कहते हैं इंडिपेंडेंस की नहीं, उनकी ट्राइबल्स को लेके एक पोजीशनिंग है जो बहुत स्ट्रांग है। आप देखिए और ऐसे लोगों को संसद में जीत कर आना भी चाहिए, आना चाहिए। उस समुदाय की, जो आदिवासी की, दलित पिछड़ों की आवाज बुलंद आवाज के तौर पर संसद में कितना उसमें पोटेंशियल है और टैलेंट है। स्पोर्ट्स में वो लोग इतने अच्छे हैं, पर वहां तक कोई पहुंच नहीं पाता। और जो ट्रेडिशनल लीडर है वो ट्रेडिशनल वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हाँ, वो मानते हैं ये आदिवासी है, वोट बैंक है, वोट लिया। उस समय कुछ ऐसी बातें की जैसे मोदी जी जब जाके अभी कर रहे हैं, और उसके बाद फिर उस समाज की नुमाइंदगी जब तक नहीं होगी संसद में, और समाज की जो नुमाइंदगी कुछ लोग लेके आ पा रहे हैं, वो इतने पावरफुल हो गए कि वो किसी को नहीं गिनते। तो अब ये स्टेटस को जो चैलेंज कर रहा है, ये राजकुमार भी वहां कर रहा है। उसकी जो भीड़ आई सर नामांकन में, वो सारी भीड़ें तोड़ती हुई आई। हम वहां तक मीडिया पहुंच नहीं पाया, और उनका जो मीडिया आउटरीच है वो भी कम है। जैसे मेरी भी जब उनसे 2-3 बार बात हुई तो रात को 1 बजे करीब बात हो पाती है उनसे। तो बांसवाड़ा को क्या देखते हो आप? सर बांसवाड़ा में मैं बिल्कुल बराबरी का मुकाबला देख रहा हूँ। कांग्रेस गठबंधन, मतलब आदिवासी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस वर्सेस महेंद्रजीत सिंह मालवीय। जो सीट लगती थी कि एक बहुत रिसोर्सफुल मिनिस्टर आपने इंपोर्ट कर लिया, आप उसको रन थ्रू कर जाएंगे, वैसा नहीं है मामला। चलिए, वक्त कम है, इनको जाना है कहीं। अब एक बार ओवरऑल बात करते हैं अविनाश कल्ला। अगर देखें हम पिछले चुनाव में 2024 में, तो राजस्थान की 25 में से 24 सीटें बीजेपी जीती, 1 सीट नागौर, वो भी बीजेपी के साथ गठबंधन में थे हनुमान बेनीवाल, वो 1 सीट जीते। एनडीए अगर कहें तो 25 सीट पर एनडीए का कब्जा। उसके बाद हनुमान बेनीवाल अलग हुई है। इस बार अगर ओवरऑल हम पहले देखें 24 सीटों पर, तो क्या देखते हैं आप? अभी जिसमें 12 सीटों पर वोटिंग हो चुकी, 13 पर वोटिंग होनी है, और 12 पर जो वोटिंग हुई है उसमें 6%, 8%, 7% वोट प्रतिशत कम हुए, और उसको लेकर ही तरह तरह के अनुमान कयास लगाए जा रहे हैं कि वोट फीसदी कम हुए तो क्या इससे बीजेपी को नुकसान हुआ, क्या बीजेपी के वोटर नहीं निकले, या इसकी क्या वजह है। और इन सब में एक बात, पिछली बार याद होगा कि राजस्थान में ही जब मोदी चुनाव प्रचार कर रहे थे आखिरी दौर में, मतलब चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में, तो कन्हैया लाल का जिक्र किया, और राजस्थान में ही बांसवाड़ा में परसों प्रधानमंत्री मोदी ने ये कह दिया कि अगर कांग्रेस जीती, या कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें जो आप सबकी संपत्ति, हिंदुओं की संपत्ति जब्त करके, और उसके बाद घुसपैठियों को, मुसलमानों को दिया जाएगा, और मंगलसूत्र तक का जिक्र कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, और ये कह दिया ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को आपकी संपत्ति बांट दी जाएगी। तो ये सब भी कह दिया। तो क्या दिखता है राजस्थान में ओवरऑल? मैं ओवरऑल पहले से कह रहा हूँ इस वोटिंग फर्स्ट फेज की वोटिंग के परिणाम से कि 25-0 इस बार होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। नहीं है कुछ जो मैंने कहा, कुछ कैंडिडेट्स ने सिलेक्शन को बिल्कुल लोकलाइज्ड कर दिया था, और कुछ पॉकेट्स में कास्ट इक्वेशन बीजेपी की नहीं बैठ रही। बीजेपी अपनी सीट्स के लिए भी स्ट्रगल करती रही। तो मेरा मानना है कि जो सीट्स थी, जैसे चूरू की सीट राहुल कस्वा उल्टे इंपोर्ट हुए, लोग कांग्रेस से भाजपा जा रहे हैं, वो भाजपा से कांग्रेस आए, वो सीट बहुत मुकाबले में है। 2 की हम विस्तृत रूप से बात कर चुके हैं, राजकुमार और रविंद्र सिंह की सीट बांसवाड़ा और बाड़मेर। उसके अलावा ये 3 सीटों पे तो बिल्कुल फोकस है। हनुमान बेनीवाल जो पिछली बार एनडीए में थे और इस बार इंडिया में है, उनकी सीट भी नेक टू नेक चल रही है। और इसके अलावा सर ये जो चूरू का बेल्ट है, जो शेखावटी का रीजन है, झुंझुनू, चूरू और सीकर, ये 3 बहुत क्लोजली वॉच सीट है, बिकॉज विधानसभा में भी जाट समुदाय के वोट भाजपा की तरफ नहीं गए थे। तो झुंझुनू में ब्रजेंद्र ओला बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, ओला के जो लड़के। सीकर में कांग्रेस का जो गठबंधन था अमराराम का, तो अमराराम की भी एक बहुत ही कमाल कहानी है। वो लोकसभा नहीं पहुंच पाए, वो जरूर बने, 7 बार वो प्रयास कर चुके, लेकिन नहीं। तो इस बार नारा चल रहा है अमरा दिल्ली जाएगो, तो वहां वो है। अच्छा। और इसके अलावा लेफ्ट पार्टी के हैं, लेफ्ट के हैं, लेकिन हाँ इंडिया गठबंधन पर बहुत स्ट्रांग रहते हैं सीकर में। और जो 2 सीटें हैं ये तो बड़ी हो गई। इसके अलावा जो सीट जो मुझे लगता है वॉच आउट वाली है, वो टोंक सवाई माधोपुर और करौली धौलपुर, यहाँ पे मुकाबला बहुत कड़ा होगा। और टोंक सवाई माधोपुर इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो दोनों कैंडिडेट्स है दोनों पार्टीज के, वो एक मीणा कम्युनिटी से आते हैं, गुर्जर कम्युनिटी से बीजेपी के कैंडिडेट है। तो वोटिंग इन दोनों तरफ बढ़ेगी। सचिन पायलट का एक बड़ा दबदबा है, हरीश उनके करीबी माने जाते हैं, सचिन ने वहाँ मेहनत भी खूब करी है, तो वो एक सीट। और एक स्प्रिंग हो सकता है सरप्राइज जयपुर रूरल पे। हाँ, वहाँ भी कहा जा रहा है अनिल चोपड़ा ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, और राव राजेंद्र सिंह उस सीट पे पहली बार अभी लड़ रहे हैं, तो वो मुश्किल लग रही है उनके लिए सीट, पर कहीं पे भी जा सकता है। तो और इसके बाद कुछ लोग भरतपुर का भी जिक्र कर रहे हैं।
सर कि भरतपुर हाँ, में भी कुछ है इस जिक्र बार? कर रहे हैं, पर हाँ। जो जहां से मैंने कहा, जो मैं फीडबैक और जो मुझे पता है कि ये टेरेन उतना है, पर फिर भी हम अगर बात देखें तो 7 से 8 सीटें हो सकती है। इस तरह मुकाबला तो जोधपुर में भी रोचक है। बीकानेर का भी जिक्र हो रहा है, बीकानेर में भी जिक्र हुआ अर्जुन कि मेघवाल इस बार अर्जुन की जैसे पिछली बार कई सीटें ऐसी थी 2.5 लाख, 2 सर, लाख, 2.5 3 लाख, लाख, 6 लाख, 3.5 लाख, हाँ 6 लाख, 6 लाख, हाँ। भीलवाड़ा 6,15,000 के ऊपर की मार्जिन गई थी। और बीजेपी ने वो कैंडिडेट चेंज कर दिया, और कांग्रेस ने पूर्व स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी जो है विधानसभा के स्पीकर थे, उनको प्रत्याशी बनाया। तो मार्जिन्स तो कम होगी, पर परिणाम भी ऐसे आएंगे कि वो जो 25-0 की हैट्रिक है वो लगती नहीं दिख रही, चाहे कैसा भी हो, भले 24-1 हो जाए। नहीं, वो तो शायद किसी को नहीं लग रहा होगा। अब जो आंकड़े लग रहे हैं सर, वो तो ये लग रहे हैं कि कंजर्वेटिव नोट पे पहले कहते थे 24-1 भी एक अच्छी विन होगी, अब कह रहे हैं 3 से 7 के बीच में ये आंकड़ा कहीं पे भी जा सकता है। मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और गठबंधन 3 से 7 के बीच जीत सकती है, कहीं पे भी जा सकता है। अब तो ये स्ट्रॉन्ग बात और हो रही है। बीजेपी 3 से 7 के बीच हार सकती है, 3 सीट से 7। जी बिल्कुल। तो अगर ये 7 सीट आपके हिसाब से, अगर 7 सीट जोड़ें, जो टफेस्ट सीट फॉर बीजेपी है वो कौन कौन सी है? चूरू, आपकी झुंझुनू, और आपका ये जो चूरू, झुंझुनू और सीकर, ये 3, हाँ, दौसा 4, करौली, धौलपुर 5, टोंक सवाई माधोपुर 6, ये बांसवाड़ा 7 और ये बाड़मेर 8। ये 8 सीटें तो बिल्कुल लग रहा है कि कड़े मुकाबले में बीजेपी के हाथ से निकल हाँ, सकती है। जैसे हमने दौसा की बात करी तो हाँ। पिछली बार मुरारी लाल जी की वाइफ कंटेस्ट करी थी और वो 80,000 से कम मार्जिन पे जीते, मतलब 1 लाख भी उस पे नहीं था। और इस बार मुरारी लाल ने खुद बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है वहां पे। हाँ। तो अब ये जो चुनाव हो रहा है, इस बार क्या बदला? जैसे लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा लोकलाइज इलेक्शन है, बिल्कुल कास्ट डोमिनेटेड हो गया, कास्ट और कैंडिडेट। मतलब वो जो पिछली बार था ना 2019 में मोदी के नाम पर जो भी ठप्पा लग गया, मोदी 2 बार तो वेव चली थी। मतलब एग्जिस्टेंस ही नहीं था कि कोई सामने कैंडिडेट है या नहीं है। इस बार आप कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, सीट बाय सीट बाइफर्गेशन हो रही है और कई स्ट्रैटेजीज रीअलाइन हो रही है। तो ऐसा तो कुछ था ही नहीं। अभी 3 महीने पहले तक तो ऐसा लग रहा था कि फॉर ग्रांटेड सा इलेक्शन है, सारी की सारी 25 निकाल जाएंगी। तो 2 चीज़ें, लोगों में उदासीनता कि यार अब 2 बार हो गया, अब कुछ बदलते हैं, कुछ चेंज लाते हैं। और अभी भी मैं कहूँगा प्रधानमंत्री मोदी काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन सवाल पूछे जा रहे हैं उनके नुमाइंदों से, एमपी से कि आपने क्या डिलीवर किया। और जब वो सवाल की बात आती है तो लोग फंस रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलने को है नहीं कि हमने इंडिविजुअली तुम्हारे लिए क्या कंट्रीब्यूट किया। वो तो मोदी जी के भी चिट्ठे का हिसाब ले लेगा 10 साल में, तो उन्होंने भी रोजगार के मुद्दे पर क्या हुआ, महंगाई के मुद्दे पर क्या हुआ, जो विकास की जो पैमाने खींचे थे स्मार्ट सिटी से लेकर सब, उस पर क्या हुआ। तो मोदी जी की मोदी जी के खुद के आंसर पर उनका ऑरा और जो उनकी फॉलोइंग, आभा मंडन जो है, उस पर अभी बहुत ज्यादा डेंट इंडिविजुअली नहीं है आया। लेकिन अब उनके नुमाइंदों से जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो मुश्किल में फंस रहे हैं। मोदी जी क्यों जाकर बांसवाड़ा में कहते हैं कि मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हुए कि सारी संपत्ति छीनकर घुसपैठियों को दे देंगे। मेरे ख्याल से पहले फेज की वोटिंग मंगलसूत्र तक ले लेंगे पहले फेज के बाद। पहले फेज के बाद आते ही कोर्स करेक्शन हुआ। उस भाषण में एक और बात है, ये उन्होंने अब की बार 400 पार नहीं बोला। हाँ। उन्होंने कहा अब की बार फिर से मोदी सरकार। तो क्यों कहा बांसवाड़ा में ही जाकर मोदी ये बात करे? देखिए, ये एक बीजेपी की और जो प्रैक्टिकल बात है कि वो अपनी स्ट्रैटेजी और चीज़ें बिल्कुल फ्लूइड रखते, वो बदल लेते। भाप लिया कि 400 पार वाला नारा उतना नहीं चल रहा, परिणाम वोटिंग में वैसे नहीं है, तो फिर से अपने सबसे स्ट्रांग होल्ड पे आ जाओ। कि उनका स्ट्रांग होल्ड क्या है? वही उनका पोलराइजेशन और प्रधानमंत्री मोदी। तो वो वापस अपनी स्ट्रांग पिच पे आ गए। कुछ लोग को ये भी लगता है क्योंकि वोटिंग परसेंटेज 6-8-7% अलग अलग सीटों पर कम हुआ, तो एक बीजेपी में बेचैनी है कि कहीं हमारे वोटर कम निकले। तो जब आप कह रहे हो 400 पार अब की बार, तो वोटर निश्चिंत है कि आ ही रहा है, तो हमको देने से क्या फायदा, हम नहीं भी जाएंगे, गर्मी में घर ही पे बैठते हैं। तो इस बार इसलिए वो कह रहे हैं कि नहीं आप निकलो, इसलिए सब 400 पार का भी एक और कारण है जो मैंने समझा है, बहुत ज़्यादा उस पर लोग चर्चा नहीं करते, कि पिछले 2 चुनावों में बीजेपी की रैंक एंड फाइल जो नेता होते हैं, जो क्षत्रप होता है, वो एनर्जाइज था कि हमें मोदी को वापस लाना है, ये करना है। अब बीजेपी के खुद के अंदर एक बहुत बड़ा असंतोष सा बढ़ रहा है कि हमारी पोजीशनिंग क्या है, क्या हमारा कोई वजूद भी है पार्टी में। आप देखिए उनकी सबसे पॉपुलर चेहरा आज भी जो भाजपा का है, वसुंधरा जी, वो बिल्कुल अपने पुत्र की सीट पे नेग्लेक्ट हो गई, वो कहीं और प्रचार करने भी नहीं गई, उनका अध्याय अब हिस्ट्री हो चुका है।
राजेंद्र सिंह राठौड़ चूरू तक ही रह गए, सतीश पूनिया जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया उनको हरियाणा भेज दिया। ये 3 बड़े नेता थे, बोलने वालों की वहाँ कमी खल रही है। और नए जो आए हैं उनके पास इतना कुछ है नहीं, इतनी समझ नहीं है। गुलाब चंद जी कटारिया थे, बड़े नेता थे, क्षेत्र जानते, उनको आपने असम भेज दिया। तो एक असमंजस है और एक भाजपा का अंदरूनी रोष भी है। उनके कई युवा कहते हैं कि कांग्रेस ने युवाओं को दिया, इंडिपेंडेंट आ रहे, हमारे युवा क्या दरी बिछाएंगे और अभी भी वही बैकरूम बॉयज जारी तो रहते जो इंडिविजुअलिटी है, जो भाजपा का अंदरूनी रोष है, वो ज्यादा हाईलाइट नहीं हो रहा। लोग दबे स्वर में कह ही रहे ना कि हमसे क्या करें। दामोदर अग्रवाल जो भीलवाड़ा से कैंडिडेट है, उन्होंने तो बाइट भी दिया और कहा कहीं हमारी लैकलस्टरनेस रह गई, हम पूरी शिद्दत से नहीं उतर पाए। और उसके बाद आप देखिए जैसे ही फर्स्ट फेज की वोटिंग हुई, रीअलाइनमेंट हुआ, उनके लोग वापस इधर उधर जाने लगे, बोलने लगे, बात करने लगे। ये बताओ फिर कांग्रेस का जो विधानसभा में अगर देखें तो कांग्रेस चलिए एक जो रिवाज और रवायत रही उसके हिसाब से कांग्रेस हार गई। इस बार अगर आप भी कह रहे हैं कि 3 से 7 सीट या 8 सीट, कुछ लोग ज़्यादा भी कह रहे हैं, तो ये बदलाव 3 महीने के भीतर, 3 दिसंबर के नतीजे के बाद, अभी अप्रैल है, 3 महीने में क्यों हुआ? सर देखिए 3 महीने में नहीं हुआ। आपने और मैंने दोनों ने राजस्थान में, आप भी खूब घूमे, हमने देखा ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के खिलाफ कोई बहुत बड़ा असंतोष था। उनका जो ये लीडरशिप क्राइसिस थी, दोनों बड़े नेताओं में जो द्वंद्व था, सचिन पायलट और अशोक गहलोत, अगर वो पहले हो जाता या उसका कोई वो स्थायी आंसर निकाल पाते तो मामला सुधर सकता था। क्योंकि 70 सीट कांग्रेस लाई है। उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस अगर देखें 4-1 चुनाव में, तो ऑपोजिशन में बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस वाइप आउट हो गई। जो हमने चूरू सीकर वाले बेल्ट की बात करी, उसमें तो वो बिल्कुल पुरजोर तरीके से स्ट्रांगली मौजूद है। उसके बाद ये जो बड़े नेता हैं, अब जैसे अशोक गहलोत है, उनका पूरा फोकस इस बार जालोर पे है, जहाँ पे वो अपने अशोक गहलोत के बेटे का जिक्र भूल गए। वैभव गहलोत जो जोधपुर से आ रहे, इस बार जालोर से लड़ रहे हैं। और पूरा अशोक जी ने मोर्चा संभाल रखा है कि जालोर पूरा, जैसे चूरू के लिए बात हो रही थी कि देवेंद्र झाझड़िया चुनाव नहीं लड़ रहे, राजेंद्र सिंह राठौड़, थोड़ा सा चेयर इधर कर लीजिए हल्के से। हाँ, जैसे हम चूरू के लिए बात कर रहे थे कि वहाँ देवेंद्र झाझड़िया का चुनाव नहीं हो रहा, वहाँ राजेंद्र सिंह राठौड़ है। इसी तरह जालोर सिरोही में वैभव गहलोत सिर्फ बैलेट पे और पोस्टर पे चुनाव अशोक गहलोत लड़ रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप को वहाँ ऐलान किया। जहाँ तक हम बात देखें, कांग्रेस ने इस बार टिकट अच्छे बांटे, टिकटों में उतना वो द्वंद्व नहीं दिखा। और सचिन पायलट की बात अगर हम करें तो वो हर जगह प्रचार पे जा रहे हैं जहाँ उनकी डिमांड आ रही है। और उनकी जो स्ट्रॉन्ग होल्ड सीट्स है वो खुद नहीं उतरे, लेकिन जो सीट है जैसे दौसा, आपकी टोंक सवाई माधोपुर, जयपुर ग्रामीण, अजमेर, जिन क्षेत्रों में उनकी पकड़ है वहां वो जा रहे हैं और अपने उम्मीदवार के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो अपनी अपने क्षेत्रों में कांग्रेस अपनी ताकत दिखा रही है। तो और उसी तरह गोविंद सिंह डोटासरा है। इसका एक दूसरा ये भी है कि मोदी का जादू या मोदी का मैजिक या मोदी का नाम ही काफी है, वो उतना नहीं चल रहा है। इसका एवरीथिंग फेड्स अवे, टाइम में एक न एक बदलाव आता ही आता है। और ये कहीं ना कहीं आई एम श्योर बीजेपी के रणनीतिकार भी देख रहे होंगे कि एक चीज आप एक टाइम तक चला सकते हैं। पहली बार वो था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, इस तरह की कैची फ्रेजेस थे। फिर 19 में वो जो अटैक हुआ पुलवामा, दैट गैल्वेनाइज द कंट्री। इस बार ऐसा कोई वेव नहीं है। राम मंदिर पे मुझे लगता है इनको था, लेकिन राम लोगों की आस्था में, और वो उतना पोलर वोट उनकी तरफ नहीं ले पाया। तो ये जो मोदी जी बांसवाड़ा में कह के आए कि मुसलमान घुसपैठिए हैं, कांग्रेस साहब की सारी संपत्ति घुसपैठियों को, ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले को दे देगी, मंगलसूत्र तक लेकर बेच देगी और जो भी दे देगी उनको, ये कहने के पीछे एक ध्रुवीकरण की मंशा होगी। लेकिन बांसवाड़ा के बहाने वो पूरे देश को एड्रेस कर रहे थे दरअसल, क्योंकि राजस्थान में तो मुस्लिम वोट ऐसे नहीं है। और देखिए के आसपास और जो हम पिछली बार भी देखे, ये पिच बहुत ज्यादा 8% है शायद, ओवरऑल 8-9%, 10%। हाँ, कुछ किसी सीट पर ज्यादा पर आप ये देखिए, ये पोल पिच पिछली बार भी बहुत ज्यादा काम नहीं करी थी। परकोटा और जयपुर की जो अंदर की थी, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया, किशन पोल और ये तो वहां पे देखिए आप कांग्रेस के उम्मीदवार जीते माइनॉरिटी के। तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी की इस पिच ने भी 100% डिवाइड किया। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो मैं हमेशा कहता हूं, वी आर नॉट अ कम्युनली डिवाइडेड स्टेट, वी आर अ कास्ट डिवाइडेड स्टेट। और इस बार वो जो कास्ट का डिवीजन है वो फोर फ्रंट पे सामने दिख रहा है।
वैसे बातचीत करना तो इनसे मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा समझना राजस्थान के रंग को, चुनावी रंग को, और राजस्थान का जो कल्चर है, क्योंकि वो कल्चर, वो उत्सव धर्मिता भी राजस्थान के चुनाव में, प्रचार में, नामांकन में ख़ास तौर से वो दिखती है। तो इसलिए राजस्थान को देखना, समझना और चुनाव के वक्त देखना अपने आप में एक अलग तजुर्बे से, अनुभव से गुजरना होता है। और जैसा कि मैंने कहा, इस बार मैं जा नहीं पाया, लेकिन तस्वीरें मैं ट्विटर और अलग अलग सोशल मीडिया के जो माध्यम है, फेसबुक, उसके ज़रिए, व्हाट्सएप पर बहुत सारी तस्वीरें देखता रहा। तो अब वक्त ख़त्म हो रहा है, चूँकि इनको कहीं जाना है। मैंने तो सुबह हाईजैक कर लिया इनको कि बस सुबह एक बार मिलते हैं। तो अविनाश कल्ला जी अब विदा लेंगे, 1-2 पराठा हम लोग खाएंगे, और उसके बाद फिर चुनाव के दिन 26 तारीख को जब वोटिंग होगी दूसरे दौर की, जब 13 सीटों पर राजस्थान में वोटिंग होगी। ये जो 13 सीटें हैं, ख़त्म करने से पहले, ये जो 13 सीटें हैं, इसमें कौन कौन सी सीट हैं जो बहुत नज़र रखने वाली है, जहां बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगी? ये जो सेकंड फेज की 13 सीटें हैं, इसमें बांसवाड़ा और बाड़मेर तो है ही। बांसवाड़ा बाड़मेर है जो देखने लायक रोचक सी सीट है। हाँ। टोंक सवाई माधोपुर वो हाँ। सीट है जिस पे नजरें रहेंगी। हाँ। और देखने वाला चुनाव ज़रूर होगा जालोर सिरोही में। वैभव गहलोत का चुनाव भी अच्छा चुनाव जा रहा है, और जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत और करण सिंह उचाडिया में भी एक अच्छी फाइट। जोधपुर कैसा लग रहा है? देखिए, जोधपुर में मुझे लग रहा है करण सिंह एक बहुत अच्छी फाइट दे रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह वहाँ से अभी मुझे आगे दिखते हैं। उनको वो एक एडवांटेज है कि उनके सामने उतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि करण सिंह को बिल्कुल चुनाव के वक्त ही जब उतारा गया तो लगा कि कोई कैंडिडेट है। अगर कैनवसिंग यही पहले से होती तो उनको फ़ायदा रहता। सीट मुश्किल होगी, मार्जिन उतनी नहीं होगी, लेकिन गजेंद्र सिंह निकल जाएंगे। पराठे की सुगंध आई आपको? मुझे तो आने लगी। तो इसलिए इस बातचीत को ख़त्म करते हैं, पराठा और दही खाते हैं, साथ में अचार, जो हमारे एक मित्र हापुड़ से अक्सर पहुंचा देते हैं। नमस्कार।